Hello everyone, welcome you to Kyra classes. Today we will study the complete chapter of human reproduction in one video. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए. थैंक यू. So, first topic है हमारा the male reproductive system. The male reproductive system is located in the pelvis region. तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विस रीजन में होता है. पेल्विस रीजन मतलब जो आपकी बैक है उसका बॉटम वाला पार्ट, ओके, जिससे लेग्स की बोन्स क्या होती हैं, ज्वाइंट होती हैं. It includes a pair of testes along with accessory ducts, glands and the external genitalia. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, तो टेस्टीज मतलब पेयर ऑफ टेस्टीज होती हैं जिसमें accessory ducts होते हैं, साथ में ग्लैंड्स होते हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है. टेस्टीज जो होती हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती हैं, पाउच के अंदर, जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम. स्क्रोटम हेल्प करता है जो टेस्टीज का टेम्परेचर कम मेंटेन करने में हेल्प करता है स्क्रोटम. तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्क्रोटम क्यों एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होता है. तो इसका आंसर ये है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है और जो टेस्टीज को जो टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म फॉर्म करने के लिए या स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए वो कम चाहिए होता है, तो कूलर टेम्परेचर चाहिए होता है. इसलिए स्क्रोटम जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होता है. तो यही इसके अंदर आंसर दिया गया है. द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, दैट इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, ये प्रोसेस है जिससे स्पर्म फॉर्म होता है. द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पर्म इज नोन एज द स्पर्मेटोजेनेसिस. In adults, each testis is oval in shape. Adults में जो testis का shape होता है वो oval होता है, length होती है 4 से 5 सेंटीमीटर के अराउंड, और जो width है या चौड़ाई है वो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर. टेस्टिस जो है वो एक डेंस कवरिंग से कवर्ड होती है. हर टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स. यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, मेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसमें बहुत सारे डिफरेंट पार्ट शो कर रखे हैं मेल पेल्विस के. रिप्रोडक्टिव सिस्टम शो कर रहा है जो राइट हैंड साइड आप देख सकते हो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Each lobule contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperms are produced. जो लॉब्यूल है, हर लॉब्यूल में क्या होते हैं, 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पर्म्स को फॉर्म करते हैं, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं. हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो लाइंड होता है अंदर की साइड से 2 टाइप के सेल्स से जिन्हें हम कहते हैं मेल जर्म सेल्स. तो स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स. तो वो जो 2 टाइप के सेल्स हैं, मेल जर्म सेल्स जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं और दूसरा है सर्टोली सेल्स. मेल जर्म सेल्स जो होते हैं वो मियोटिक डिवीजन में जाते हैं, मतलब वो मियोसिस करते हैं, ओके, और फिर क्या फॉर्म करते हैं, स्पर्म को फॉर्म करते हैं. जबकि सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, सर्टोली सेल्स का इन्वॉल्वमेंट है कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जो जर्म सेल्स हैं उनको. तो बेसिकली जर्म सेल्स हैं या जो स्पर्म सेल्स हैं, ओके, इनको सर्टोली सेल्स जो हैं वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर वाला रीजन, ओके, जो बाहर वाला रीजन है, एरिया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर का, उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस, जिसमें छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स या जिन्हें लेडिक सेल्स भी कहा जाता है वो प्रेजेंट होते हैं. लेडिक सेल्स सिंथेसाइज करते हैं, सिक्रीट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन जिसे कहते हैं एंड्रोजन्स. तो लेडिक सेल्स क्या फॉर्म करते हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन्स को फॉर्म करते हैं और सिक्रीट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स को जिसे हम कहते हैं एंड्रोजन्स. और भी इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. कॉम्पिटेंट सेल्स मतलब जो फॉरेन डीएनए को लेते हैं उन्हें कॉम्पिटेंट सेल्स कहा जाता है. तो और भी तरह के इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं. The male sex accessory ducts include rete, testes, vas efferentia, epididymis and vas deferens. जो male sex accessory ducts होते हैं उसमें
रेटिटेस्टिस आ जाता है, वासा एफ्रेंशिया आ जाता है, एपिडिडिमस आता है और वास डिफरेंस आता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं टेस्टिस के, वो वासा एफ्रेंशिया में ओपन होते हैं रेटिटेस्टिस के थ्रू। वासा एफ्रेंशिया टेस्टिस को छोड़ता है और ओपन करता है एपिडिडिमस में, जो हर टेस्टिस का जो पोस्टीरियर सरफेस है उसके साथ लोकेटेड होता है एपिडिडिमस, तो उसमें ओपन करता है वासा एफ्रेंशिया। एपिडिडिमस लीड करता है वास डिफरेंस को, और जो ये क्लाइम करता है एब्डोमेन को और लूप बनाता है, एक तरह से कवरिंग बनाता है यूरिनरी ब्लैडर पे। ये रिसीव करता है डक्ट को जो सेमिनल वेसिकल से आती है और ओपन होती है यूरेथ्रा में एक तरह से इजैकुलेटरी डक्ट के तौर पे। ये जो डक्ट्स होते हैं ये स्टोर करती है और ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म्स को टेस्टिस से टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। मतलब बाहर की तरफ ये क्या करते हैं, डक्ट्स जो है ये स्टोर करती है और ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म्स को टेस्टिस से बाहर की तरफ यूरेथ्रा के थ्रू। यूरेथ्रा जो है वो ओरिजिनेट करता है यूरिनरी ब्लैडर से और एक्सटेंड करता है पेनिस के थ्रू बाहर की ओपनिंग तक, जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रल मीटस। यहाँ पे सेक्शनल व्यू दे रखा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरस्टिशियल सेल्स दिखा रखे हैं, स्पर्मेटोगोनिया दिखा रखा है, स्पर्मेटोजोआ यहाँ पे दिखा रखा है, एंड देन सर्टोली सेल्स भी हैं यहाँ पे। सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, सर्टोली सेल्स नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्मेटोजोआ या जो स्पर्म सेल्स हैं उनको, उनके डेवलपमेंट के लिए उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं सर्टोली सेल्स। The penis is the male external genitalia. पेनिस जो है वो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। ये एक स्पेशल टिश्यू का बना होता है जो कि पेनिस को इरेक्ट करने में हेल्प करता है, जिससे क्या हो सके, इंसेमिनेशन हो सके। इंसेमिनेशन मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी। The enlarged end of penis called the glans penis is covered by a loose fold of skin called foreskin. जो enlarged end होता है पेनिस का, वो ग्लैंस पेनिस जिसे हम कहते हैं वो कवर्ड होता है एक लूज फोल्ड, स्किन के लूज फोल्ड से, जिसे हम कहते हैं फोरस्किन। जो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें आता है पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स का सिक्रीशंस क्या बनाता है, सेमिनल प्लाज्मा, जो कि किसमें रिच होता है, फ्रक्टोज होता है उस सेमिनल प्लाज्मा में, कैल्शियम होता है और कुछ सर्टेन एंजाइम्स होते हैं। जो सिक्रीशंस है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स का, वो क्या करता है, वो पेनिस को लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है। स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहले मैं बता दूं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Female reproductive system consists of a pair of ovaries along with a pair of oviducts, uterus, cervix, vagina and external genitalia located in pelvic region. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं या क्या क्या कंटेन करता है, तो पहली बात पेयर ऑफ ओवरीज, मतलब ओवरीज होंगी 2 इन नंबर, 2 ओवरीज प्रेजेंट है किसके साथ, ओविडक्ट्स के पेयर के साथ, 2 ओविडक्ट्स प्रेजेंट है। ओविडक्ट्स को आप फैलोपियन ट्यूब भी कहते हो। यूट्रस जिसे हिंदी में कोक कहते हैं, वूम कहते हैं, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये सब कहाँ लोकेटेड होते हैं, ये पेल्विक रीजन में लोकेटेड होते हैं। ये जो पार्ट्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, along with a pair of the mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, इनके साथ मैमरी ग्लैंड्स का पेयर होता है, मतलब ब्रेस्ट, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ब्रेस्ट, पेयर ऑफ ब्रेस्ट होते हैं along with these parts of the system, जो कि क्या होते हैं, ये इंटीग्रेटेड होते हैं स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी, जिससे ये सपोर्ट कर सके डिफरेंट फंक्शंस को, डिफरेंट प्रोसेसेस को जो फीमेल्स में होते हैं, जैसे ओव्यूलेशन, एग का रिलीज होना, फर्टिलाइजेशन मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूज होना, प्रेगनेंसी, बर्थ, बेबी का बर्थ होना और चाइल्ड केयर। ओवरीज जो हैं वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होती हैं, जो कि फीमेल गैमीट जिसे हम कहते हैं ओवम या ओवा
ये फॉर्म करती हैं, और दूसरा ये बहुत तरह के स्टेरॉइड हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती हैं जिसे हम कहते हैं ओवेरियन हार्मोन्स। ओवरीज जो हैं वो कहाँ लोकेटेड होती हैं? वो लोअर एब्डोमेन की ईच साइड पे एक एक ओवरी प्रेजेंट होती है, मतलब ओवरीज 2 हैं। ओके, तो एब्डोमेन की एक साइड पे एक ओवरी है और दूसरी साइड पे दूसरी ओवरी है। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ में 2 से 4 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है, और ये किससे कनेक्टेड होती है? पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होती हैं और यूट्रस से कनेक्टेड होती हैं लिगामेंट्स की मदद से। Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. जो 2 ओवरीज हैं उनमें से हर एक ओवरी जो है वो एक थिन एपिथेलियम से कवर्ड होती है, जो कि क्या इनक्लोज करता है? ओवेरियन स्ट्रोमा। और ये जो स्ट्रोमा है ये 2 जोन्स में डिवाइडेड है, पहला है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा है इनर मेडुला। द स्ट्रोमा इज फर्दर डिवाइडेड into 2 zones, एक बना रहा है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा बना रहा है इनर मेडुला। Now you can see the diagram of sectional view of female pelvis showing reproductive system. तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूट्रस जिसे हम womb कहते हैं, ओके, यूरिनरी ब्लैडर है, प्यूबिक सिम्फिसिस है, यूरेथ्रा प्रेजेंट है, क्लाइटोरिस, लेबियम माइनोरा, लेबियम मेजोरा, ये सब हम अगली स्लाइड में डिटेल में पढ़ेंगे। वेजाइनल ओरिफिस, एनस, वेजाइना, रेक्टम, सर्विक्स। तो ये एक तरह से क्या है? फीमेल पेल्विस का सेक्शनल व्यू है, जो कि क्या शो कर रहा है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम शो कर रहा है। The oviducts or fallopian tubes, uterus and vagina constitute the female accessory ducts. तो जो ओविडक्ट है जिन्हें मैंने आपको बताया था फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं, यूट्रस, वेजाइना, ये सब क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? क्या बनाते हैं? फीमेल accessory ducts. Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and extends from the periphery of each ovary to the uterus. The part closer to the ovary is the funnel-shaped infundibulum. मैंने आपको बताया था जो ओविडक्ट है उनका भी पेयर होता है, मतलब 2 ओविडक्ट्स प्रेजेंट है, 2 फैलोपियन ट्यूब है। तो जो ये 2 फैलोपियन ट्यूब है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और एक्सटेंड करती है ओवरी के पेरिफेरी से यूट्रस तक, और जो हिस्सा पास है ओवरी के वो होता है फनल शेप का, जिसे हम कहते हैं इनफंडिबुलम। अब ये जो एजेस हैं इनफंडिबुलम के, उसमें क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे हम कहते हैं फेम्ब्रे। और ये जो फेम्ब्रे, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनफंडिबुलम के एजेस, जिन्हें हम बेसिकली इनफंडिबुलम एजेस को कह रहे हैं फेम्ब्रे, ये क्या करते हैं? ये जो ओवुलेशन के बाद जो ओवम रिलीज होता है, ओवुलेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? एग रिलीज होता है या ओवर रिलीज होता है, ओवम भी कहते हैं, एग भी कहते हैं। तो जब ओवुलेशन होता है दैट मींस एग रिलीज होता है, तो उस एग को होल्ड करने के लिए या उस ओवम को कलेक्ट करने के लिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फेम्ब्रे। इनफंडिबुलम एक वाइडर पार्ट को लीड करता है ओविडक्ट के, जिसे हम कहते हैं एम्प्यूला। जो लास्ट पार्ट है ओविडक्ट का, जिसे हम कहते हैं इस्थमस, उसके पास बहुत नैरो कैविटी होती है जो कि ज्वाइन करता है यूट्रस को। ओके, तो इस्थमस एक इस्थमस के पास एक नैरो कैविटी है और ये क्या ज्वाइन करता है? यूट्रस को ज्वाइन करता है या वूम को ज्वाइन करता है। यूट्रस सिंगल होता है, एक ही होता है, और इसे हम वूम भी कहते हैं। हिंदी में मैंने आपको बताया जिसे कहते हैं कोक, जिसमें बच्चा डेवलप करता है। जो यूट्रस का शेप होता है वो एक तरह से इन्वर्टेड पेयर, जब आप पेयर को इन्वर्ट कर दोगे, उल्टा करोगे, तो उस शेप का यूट्रस का शेप होता है। और ये किससे सपोर्टेड होता है? ये लिगामेंट्स के थ्रू सपोर्टेड होता है, जो कि अटैच्ड होती हैं पेल्विक वॉल से। यूट्रस ओपन करता है वेजाइना में, किसके थ्रू? एक नैरो सर्विक्स के थ्रू। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शनल व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या है। यूट्राइन कैविटी, इस वाले स्ट्रक्चर को यूट्राइन कैविटी कहेंगे। यूट्राइन फंडस, ओके, ये फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के 3 पार्ट्स हैं, इस्थमस, एम्प्यूला, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के एजेस को मैंने क्या कहा था? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फॉर्म करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिन्हें हम कहते हैं फेम्ब्रे। यहाँ से ओवरी जैसे ही ओवुलेट करेगी एग, या जैसे ही रिलीज होगा एग, ओवुलेशन होगा, तो यहाँ से जो एग रिलीज होगा वो सीधे इसको कलेक्ट करेगी एंड देन यहाँ से एग ट्रैवल करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये यूट्रस है। यूट्रस की 3 वॉल होती है। पेरीमेट्रियम बाहर वाली वॉल देख सकते हो, बाहर वाली लेयर। मायोमेट्रियम जो मिडिल लेयर है।
थिक, ओके, एंड देन जो अंदर वाली लेयर है वो है एंडोमेट्रियम. ये है सर्विक्स, ये है सर्वाइकल कैनाल, ये सर्वाइकल कैनल, एंड देन यहाँ पे है वेजाइना. तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल. तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, जो कैविटी है सर्विक्स की उसे हम कहते हैं सर्विकल कैनल. इसके साथ वेजाइना आप देख सकते हो, इसके साथ वेजाइना है. फोटो में या पिक्चर में आप देख सकते हो सर्विकल कैनाल के साथ क्या है, वेजाइना. और ये वेजाइना और सर्विकल कैनाल ये क्या बना रहे हैं, बर्थ कैनाल, मतलब यहां से बेबी डिलीवर होगा. द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू. मैंने आपको अभी बताया था डायग्राम में 3 लेयर्स है यूट्रस की. जो यूट्रस की वॉल है वो 3 लेयर से मिलकर बनी है. जो बाहर वाली है वो पतली है, मेम्ब्रेनस है, जिसे हम कहते हैं पेरीमेट्रियम. जो मिडिल लेयर है वो थिक है, मोटी है और स्मूथ मसल से मिलकर बनी, जिसे कह रहे हैं मायोमेट्रियम. और जो अंदर वाली लेयर है वो ग्लैंडुलर लेयर है, मतलब उसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट है, और ये बना रही है एंडोमेट्रियम, जो कि बेसिकली यूट्राइन कैविटी को लाइन करके रखती है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो यूट्राइन कैविटी, इसको लाइन किसने कर रखा है, एंडोमेट्रियम. तो ये एंडोमेट्रियम है, ये यूट्राइन कैविटी है, तो इसको एंडोमेट्रियम ने लाइन करके रखा हुआ है यूट्राइन कैविटी को. The endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle, while the myometrium exhibits strong contraction during delivery of the baby. Endometrium जो है, जो inner layer है, वो cyclical changes में जाती है, मतलब cyclic changes होते रहते हैं उसमें. कब, जब menstrual cycle होती है. तो menstrual cycle के दौरान cyclic changes होते हैं endometrium में. menstrual cycle जिसे हम normal language में या easy language में periods कहते हैं. ओके, इसका मतलब क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के हर मंथ में क्या होता है, एग रिलीज होता है ओवरी से, जिसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन. अगर वो एग फर्टिलाइज हो जाता है तो बेबी फॉर्म होता है. अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या हो जाता है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर सिंपल पीरियड्स अगर मैं कहूँ तो वो सीधे डीजेनरेट हो जाता है. तो एंडोमेट्रियम जो है वो साइक्लिकल चेंजेस में जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, जबकि मायोमेट्रियम जो है, जो मिडिल लेयर है, वो जब बेबी डिलीवर होने वाला होता है या जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो ये जो मायोमेट्रियम है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस करती है बेबी को पुश करने के लिए, जिससे क्या हो सके, बेबी नीचे की तरफ पुश हो और वो फिर फाइनली उसकी डिलीवरी हो जाए बेबी की. तो मायोमेट्रियम का काम है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस करना ड्यूरिंग डिलीवरी. फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसमें आता है मॉन्स प्यूबस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस. मॉन्स प्यूबस एक तरह का फैटी टिश्यू का कुशन होता है, एक कुशन है फैटी टिश्यू का, जो कि स्किन से कवर्ड होता है और प्यूबिक हेयर से कवर्ड होता है. लेबिया मेजोरा एक तरह से टिश्यू के फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं, जो कि मॉन्स प्यूबस के नीचे एक्सटेंड होते हैं, मतलब मॉन्स प्यूबस से एक्सटेंड होते हैं नीचे की तरफ और सराउंड करते हैं वेजाइनल ओपनिंग को. लेबिया माइनोरा एक तरह से टिश्यू फोल्ड्स का पेयर्ड, मतलब इट इज इन द फॉर्म ऑफ पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू लेबिया मेजोरा के अंडर. द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन. जो वेजाइना की ओपनिंग होती है वो पार्शियली किस मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, हाइमेन से. क्लाइटोरिस एक छोटा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि 2 लेबिया माइनोरा के ऊपर वाले जंक्शन पे प्रेजेंट होता है above the urethral opening. हाइमेन जो है वो कभी कभी फर्स्ट काइटिस या जब फर्स्ट इंटरकोर्स होता है तो कभी कभी हाइमेन जो है वो टॉर्न हो जाता है या टूट जाता है. नाउ नेक्स्ट है हमारा सेक्शनल व्यू ऑफ मैमरी ग्लैंड. यहाँ पे आप देख सकते हो मैमरी ग्लैंड, या सिंपल अगर मैं बोलूं ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो फैट, मैमरी लोब, मैमरी एल्वियोलस, मैमरी डक्ट, एम्प्यूला, लैक्टिफेरस डक्ट, निपल, एरियोला, रिब, मसल्स बिटवीन रिब्स, पेक्टोरालिस, मेजर मसल. तो ये सब डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि क्या बनाए, फॉर्म करे मैमरी ग्लैंड. या सिंपल अगर मैं बोलूं एक ब्रेस्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है. तो बेसिकली मिल्क कैसे प्रोड्यूस होता है, मिल्क का प्रोडक्शन, मिल्क का एक्सप्रेशन, ये सब मैमरी ग्लैंड में यहाँ स्ट्रक्चर में दिखा रखा है. A functional mammary gland is characteristic of all female mammals. तो एक तरह से functional mammary gland मतलब जो मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या फीचर है सारे के सारे फीमेल मैमल्स में.
मैमरी ग्लैंड्स जो हैं वो पेयर्ड स्ट्रक्चर्स है, मतलब ब्रेस्ट 2 इन नंबर, 2 होते हैं, जो जिसमें क्या होता है ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है और एक वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू ईच ब्रेस्ट का वो डिवाइडेड होता है 15 से 20 मैमरी लोब्स में, जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, क्लस्टर्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, जिन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई। ये जो सेल्स हैं एल्वियोलाई के, यही मिल्क को सिक्रीट करते हैं, जो कि कैविटीज में स्टोर्ड रहता है। कैविटीज मतलब ल्यूमेंस, एल्वियोलाई के जो ल्यूमेंस है कैविटीज, उसमें ये मिल्क जो है वो स्टोर्ड रहता है। एल्वियोलाई फिर ओपन करता है मैमरी ट्यूब्यूल्स में, और जो ट्यूब्यूल्स हैं हर लोब के वो ज्वाइन करते हैं और क्या बनाते हैं मैमरी डक्ट। बहुत सारे मैमरी डक्ट ज्वाइन करते हैं और एक वाइडर मैमरी एम्प्यूला फॉर्म करते हैं, जो कि कनेक्टेड होता है, किससे जुड़ा होता है, लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड होता है, जुड़ा होता है, जिससे मिल्क सक्ड आउट होता है, मिल्क एक्सप्रेस होता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमीट का फॉर्मेशन, गैमीट का बनना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो मेल्स में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है वो टेस्टिस है, और जो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है ओवरीज। और ये जो टेस्टिस है और ओवरीज है, यही क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट है तो उसे स्पर्म कहेंगे, फीमेल गैमीट है तो उसे ओवम कहेंगे या एग कहेंगे। In testes, the immature male germ cells spermatogonia produce sperms by spermatogenesis that begins at puberty. टेस्टिस में क्या होता है, जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ये स्पर्म्स फॉर्म करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, किससे, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू, जो कि प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। तो मैंने जैसा आपको बताया गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट का फॉर्मेशन, मतलब स्पर्म जो मेल गैमीट है, ओवम जो फीमेल गैमीट है, इनका फॉर्मेशन कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनिया सिंगुलर, जिसे स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर की वॉल पे प्रेजेंट होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसके थ्रू, माइटोटिक डिवीजन करके। तो माइटोसिस होता है इनमें, ओके, माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो हर स्पर्मेटोगोनियम जो होता है वो डिप्लॉइड होता है, इसका मतलब 2n कंडीशन है, 46 क्रोमोसोम्स उनमें होते हैं। कुछ स्पर्मेटोगोनिया जिन्हें हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, ये मियोसिस में जाते हैं पीरियोडिकली। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट करता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जिसे हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, जिससे 2 इक्वल और हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो हैप्लॉइड कंडीशन है, इसका मतलब जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है, रिड्यूस टू हाफ। तो 46 क्रोमोसोम्स है तो उसका हाफ 23। तो 2 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म कर रहा है, तो 23 क्रोमोसोम्स दोनों में आ जाते हैं। तो 23 क्रोमोसोम्स एक हैप्लॉइड सेल में, 23 क्रोमोसोम्स दूसरे हैप्लॉइड सेल में। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मियोटिक डिवीजन में जाता है, जिससे 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स फॉर्म होते हैं। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआस, जिन्हें कहते हैं स्पर्म्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मियोटिक डिवीजन में जाता है, जिससे 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनते हैं। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ था, ओके, अब सेकेंड मियोटिक डिवीजन हो रहा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का, जो कि 4 इक्वल हैप्लॉइड मतलब वही 23 क्रोमोसोम्स वाली कंडीशन वो फॉर्म करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स। तो ये जो कंडीशन है, इसमें क्या होता है, हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स फॉर्म होते हैं। स्पर्मेटिड्स फिर ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं स्पर्मेटोजोआ, जिन्हें हम कहते हैं स्पर्म्स, किसके थ्रू, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें जो स्पर्मेटिड्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स में। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म का हेड जो है वो सेटोली सेल्स में एम्बेडेड या बरीड होता है, और फाइनली रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, किस प्रोसेस के थ्रू, स्पर्मिएशन के थ्रू। तो स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन, सिंपल। तो स्पर्मिएशन का मतलब यही होता है कि स्पर्म का रिलीज होना। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, सेक्शनल व्यू ऑफ अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इनलार्ज्ड, यहाँ पे बड़ा करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम देख सकते हो आप, सेटोली सेल्स जो है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स फॉर्म हो गए हैं, ओके, 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड, एंड देन और ये जो स्पर्मेटिड्स है ये ट्रांसफॉर्म हुए स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स में, किस प्रोसेस के थ्रू, स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू।
Spermatogenesis starts at the age of puberty due to significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone GnRH, that is a hypothalamic hormone. तो जो spermatogenesis process है ये puberty की जब age आती है तब start होता है, क्योंकि तब जो gonadotropin releasing hormone है जिसका short form है GnRH, उसका secretion होता है काफी high level पे. तो इंक्रीज मतलब इसका अच्छा खासा लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है सिक्रीशन का. और ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, मतलब ये हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है. अब ये जो इंक्रीज लेवल्स है जीएनआरएच के, ये एक्ट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे और स्टिमुलेट करते हैं दो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स के सिक्रीशन को. पहला जो है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसका शॉर्ट फॉर्म है एलएच, और दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसका शॉर्ट फॉर्म है एफएसएच. तो जीएनआरएच जैसे इंक्रीज हुआ उसका लेवल, तो उसने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट किया और इसको स्टिमुलेट किया कि दो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स रिलीज करें या सिक्रीट करें. तो फर्स्ट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये कौन सिक्रीट कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. Luteinizing hormone acts at the Leydig cells and stimulates synthesis and secretion of androgens. अब ये जो LH है ये Leydig cells पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है किसका? एंड्रोजन का सिंथेसिस हो सके और एंड्रोजन्स का सिक्रीशन हो सके. तो इस चीज को स्टिमुलेट कौन करता है? LH हार्मोन, जो कि Leydig cells पे एक्ट करता है. एंड्रोजन्स इन टर्न स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को. FSH एक्ट करता है सेटोली सेल्स पे और स्टिमुलेट करता है कुछ फैक्टर्स का सिक्रीशन जो कि हेल्प करता है स्पर्मियोजेनेसिस में. स्पर्म एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसमें अगर मैं उसकी पार्ट की बात करूं, अगर मैं स्पर्म की स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसमें हेड आता है, नेक आता है, मिडिल पीस है और टेल है. और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक तरह से पूरी जो बॉडी है स्पर्म की उसको एनवेलप या सराउंड करके रखता है. स्पर्म का हेड जो है उसमें इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, मतलब 23 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. एंटीरियर पोर्शन जो है वो कवर्ड होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर से जिसे हम कहते हैं एक्रोसोम. सो स्पर्म का हेड कंटेन करता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस और जो एंटीरियर पोर्शन है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम से कवर्ड होता है. Acrosome is filled with enzymes that help fertilization of the ovum. अब ये जो एक्रोसोम है, ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ओवम के फर्टिलाइजेशन में. मिडिल पीस में क्या होता है? बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिससे टेल मूव कर सके, और टेल की जो मूवमेंट है वो स्पर्म को फैसिलिटेट करेगी, स्पर्म की मोटिलिटी को फैसिलिटेट करेगी, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. सो मिडिल पीस माइटोकॉन्ड्रिया पोजेस कर रहा है बहुत सारे जो कि एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे टेल का मूवमेंट हो सके, और टेल का मूवमेंट क्या करेगा? स्पर्म को मोटाइल बनाएगा जिससे स्पर्म मोटिलिटी अच्छे से हो सके और जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए एसेंशियल है. ह्यूमन मेल जो है वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स एजैकुलेट करता है, मतलब 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स एजैकुलेट करता है ह्यूमन मेल ड्यूरिंग अ काइटस और इंटरकोर्स. जो कि एक नॉर्मल फर्टिलिटी की बात करें तो कम से कम 60% स्पर्म्स जो है उनका नॉर्मल शेप होता है और साइज होता है, जबकि 40% स्पर्म्स जो है उनमें से वो बहुत विगरस मोटिलिटी शो करते हैं, बहुत तेजी से उनका मूवमेंट होता है. Now you can see the diagram of a sperm. ये head region है, okay, ये वाला head region है. ये पूरी body जो है मैंने आपको बताया था is covered by the plasma membrane, as you can see here. This is the plasma membrane. ये cap-like structure है, anterior portion को जो cover करके रखा हुआ है. ये acrosome है, cap-like structure. Nucleus यहाँ पे आप देख सकते हो जिसमें chromosomal material होता है, genetic material होता है. Okay, ये है neck, ये है मिडिल पीस जिसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया दिखा रखे हैं जो एनर्जी सोर्स है स्विमिंग के लिए, मूव कराने के लिए, मोटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, और ये है जी टेल जिससे स्पर्म मूव करता है. तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सोर्स है जिससे क्या कर सके? एनर्जी देता है जिससे स्पर्म जो है वो मोटाइल रहे, मूव कर सके. Sperms released from the seminiferous tubules are transported by the accessory ducts
secretions of epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate are essential for maturation and motility of sperms. Sperm जब रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से तो वो ट्रांसपोर्ट होता है accessory duct से, और जो एपिडिडिमस, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट जो सिक्रीशंस देते हैं वो एसेंशियल होते हैं उसके मैचुरेशन के लिए और स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं. सेमिनल प्लाज्मा, स्पर्म के साथ जो सेमिनल प्लाज्मा है वो क्या बनाता है, वो फॉर्म करता है सीमेन. The functions of male sex accessory ducts and glands are maintained by the testicular hormone androgens. जो male sex accessory ducts के जो functions हैं और जो glands हैं वो maintained होते हैं testicular hormones के through, जिसे हम कहते हैं androgens. तो जो भी मेल सेक्स के accessory ducts के functions हैं और glands के जो functions हैं वो कौन maintain करता है, वो testicular hormone androgen maintain करता है. और जो प्रोसेस है मैच्योर फीमेल गैमीट के फॉर्म होने का उसे हम कहते हैं oogenesis, जो कि डिफरेंट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस से. तो अब यहाँ पे स्टार्ट हो रही है बात फीमेल गैमीट फॉर्मेशन की, जिसे हम कहते हैं oogenesis. तो गैमीटोजेनेसिस इन फीमेल्स, इसमें क्या होता है, गैमीट्स जो फॉर्म होती है फीमेल्स में, ओके. तो सिंपल सी बात है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमीट, मतलब एक मैच्योर फीमेल गैमीट ओवम जो प्रोड्यूस होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis. oogenesis इनिशिएट शुरू हो जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज के दौरान, जब बहुत सारे मिलियन गैमीट मदर सेल्स, जिन्हें हम oogonia कहते हैं, ये फॉर्म करते हैं हर फीटल ओवरी में. और कोई oogonia जो है वो फॉर्म नहीं होता बर्थ के बाद, या एड नहीं होता. तो oogonia जो बने हैं वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज के दौरान बन जाते हैं, ओके, फीटल ओवरी में, दोनों फीटल ओवरी में. और oogonia और ज्यादा कोई oogonia जो है वो फॉर्म नहीं होता या एड नहीं होता बर्थ के बाद. ये जो सेल्स हैं ये डिवीजन स्टार्ट करते हैं और एंटर करते हैं प्रोफेज 1, मियोटिक डिवीजन का प्रोफेज 1 में ये एंटर करते हैं और वहां पे टेम्पररी अरेस्ट हो जाते हैं इस स्टेज पे. तो इस स्टेज पे जो सेल्स हैं जो अरेस्ट हो चुके हैं इस स्टेज पे, जो एंटर कर चुके हैं प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन, उसे हम कहते हैं प्राइमरी oocytes. हर प्राइमरी oocyte फिर सराउंड करता है, एक लेयर से सराउंडेड होता है जिसे हम कहते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स. और अब ये जो प्राइमरी oocyte सराउंडेड है ग्रैन्युलोसा सेल से, तो ये बनाता है, या इसे अब हम कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल. Large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty. बहुत सारे ये जो follicles हैं ये degenerate हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं किस फेज में, जब birth से puberty के दौरान ये बहुत सारे follicles जो हैं वो degenerate हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. तो therefore puberty पे 60,000 से 80,000 प्राइमरी follicles जो हैं वो हर ओवरी में रह जाते हैं. मतलब 2 ओवरीज होती है, तो जो हर एक जो 2 ओवरीज हैं उसमें एक ओवरी में 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स रह जाते हैं और दूसरी ओवरी में भी इतना ही अमाउंट रह जाता है फॉलिकल्स का. प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो सराउंडेड होती है बहुत सारी ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर से और एक नया थीका जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स. तो प्राइमरी फॉलिकल्स जब बहुत सारे ग्रैन्युलर सेल्स की लेयर से सराउंडेड होती हैं और एक नए थीके से सराउंडेड होती हैं, तो ये फॉर्म करते हैं, इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स. सेकेंडरी फॉलिकल जल्द ही ट्रांसफॉर्म या चेंज हो जाता है टर्शरी फॉलिकल में, जो कि एक तरह से फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम से कैरेक्टराइज होता है. मतलब सेकेंडरी फॉलिकल जब आप देखोगे कि सून ट्रांसफॉर्म हो रहा है टर्शरी फॉलिकल में, तो आपको दिखेगा कि इसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है एंट्रम. थीका लेयर जो होती है वो ऑर्गेनाइज होती है इनर थीका, जिसे हम कहते हैं इंटरना, और बाहर वाली थीका एक्सटर्ना. तो जो थीका लेयर है वो इनर थीका में ऑर्गेनाइज्ड है, जिसे हम कह रहे हैं इंटरना. अंदर की जो थीका लेयर है इंटरना, और बाहर की जो थीका है उसे हम कह रहे हैं एक्सटर्ना. इस स्टेज पे प्राइमरी oocyte जो होता है टर्शरी फॉलिकल में, वो साइज में बढ़ता जाता है और अपना पहला मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है. ये एक अनइक्वल डिवीजन होता है, जिससे क्या होता है, एक लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte फॉर्म होता है और एक छोटी सी फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म होती है. सेकेंडरी oocyte जो है वो बहुत सारा उसमें न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म रह जाता है प्राइमरी oocyte का. टर्शरी फॉलिकल जो है वो फर्दर चेंज करता है मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल में.
सेकेंडरी oocyte फॉर्म करता है नई मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं जोना पेलोसिडा, जो उसे सराउंड करती है। ग्राफियन फॉलिकल फिर टूट जाता है, रप्चर कर जाता है, जिससे सेकेंडरी oocyte ओवम, जिसे हम एग कहते हैं, वो रिलीज करता है ओवरी से। किस प्रोसेस के थ्रू? ओव्यूलेशन प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ पे आप ओवरी का डायग्राम देख सकते हो, ब्लड वेसल्स यहाँ पे दिखा रखी है, प्राइमरी फॉलिकल, ओके। देन यहाँ पे दिखा रखा है टर्शरी फॉलिकल शोइंग एंट्रम। जैसे एंट्रम देखोगे आप, यहाँ पे पता चल जाएगा टर्शरी फॉलिकल है। दिस इज द ग्राफियन फॉलिकल, यहाँ पे रिलीज हो रहा है ओवम, ओके। ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही रप्चर हुआ तो सेकेंडरी oocyte या ओवम जो है वो रिलीज हुआ ओवरी से, इसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन, और ये है कॉर्पस ल्यूटियम। जल्दी से एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस ये वाला पोर्शन और oogenesis ये वाला पोर्शन। स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस किया, माइटोसिस करने से फिर क्या हुआ? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म हुए। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है इन्होंने फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन किया, जिसकी वजह से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म हुए। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मेयोटिक डिवीजन में गए, जिससे स्पर्मेटिड्स फॉर्म हुए और स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट हुए, ट्रांसफॉर्म हुए स्पर्मेटोजोआ में। तो जो माइटोसिस जहां पे हो रहा है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो है 46, ओके। एंड देन जैसे मियोसिस स्टार्ट हुआ तो ये रिड्यूस टू हाफ हो गया, मतलब 46 से 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे रह गए। अब बात करते हैं oogenesis की। तो सबसे पहले oogonia, माइटोसिस, डिफरेंशिएट हुआ, प्राइमरी oocyte फॉर्म हुआ। प्राइमरी oocyte फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन में गया, जो कि कंप्लीट होता है प्रायर टू ओव्यूलेशन के रिगार्ड। फिर यहाँ पे बना सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte ने क्या फॉर्म किया? ओवम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब माइटोसिस की बात हुई थी तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, लेकिन जब मेयोटिक डिवीजन की बात हुई तो 23 क्रोमोसोम्स ऑफ नंबर्स रह जाते हैं। तो ये था spermatogenesis and oogenesis. Menstrual cycle. The reproductive cycle in the female primates, example monkeys, apes and human beings, is called menstrual cycle. तो फीमेल प्राइमेट्स में जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मंकीज, एप्स और ह्यूमन बींग्स, ये जो फीमेल प्राइमेट्स हैं इनके जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स में चलती है, ओके, उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहला मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है प्यूबर्टी पे, और जिसे हम कहते हैं मेनार्क। ह्यूमन फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन रिपीट होता है एक एवरेज इंटरवल पे, जो कि करीबन होता है 28 से 29 दिन का। और जो इस इवेंट्स की जो इवेंट्स की जो साइकिल है वो स्टार्ट करती है एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक, जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बेसिकली जो साइकिल के इवेंट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं एक मेंस्ट्रुएशन से और अगले मेंस्ट्रुएशन तक चलते हैं, जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक ओवम रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं ओवुलेशन। तो रिलीज ऑफ ओवम और रिलीज ऑफ एग इज नोन एज ओवुलेशन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में ओवम रिलीज होता है, जिसे हम कहते हैं ओवुलेशन। तो अगर मैं 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलती हूँ तो जो 14 डेज है, मतलब 28 डेज का मिडल 14 हुआ, तो 14 डेज पे क्या होता है? ओवुलेशन होता है। दैट मीन्स ओवम रिलीज होता है ओवरी से। The cycle starts with the menstrual phase when menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days. Cycle start करती है menstrual phase से, menstrual phase के साथ start करती है cycle जब menstrual flow होता है और वो 3 से 5 दिन तक रहता है। menstrual flow मतलब अगर मैं बात करूं menstrual flow का मतलब है या फिर वो एक तरह से क्या रिजल्ट देता है, उससे क्या होता है, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है यूट्रस की वो टूट जाती है और ब्लड वेसल्स जो हैं वो लिक्विड के फॉर्म में वेजाइना से बाहर आते हैं। तो उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है, जिसे हम एंडोमेट्रियल लाइनिंग कह रहे हैं यूट्रस की, और ब्लड वेसल्स वो टूट जाते हैं और लिक्विड के फॉर्म में वेजाइना से बाहर आते हैं, उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। So this is the presentation of various events during a menstrual cycle. यहाँ पे आप देख सकते हो days दिखा रखे हैं। menstruation वाला, कौन कौन से दिन में menstruation हो रहा है, फिर follicular phase जिसे हम proliferative phase कहते हैं, then luteal phase जिसे secretory phase कहते हैं, और then last में next cycle begin होती है।
यहाँ पे आप देख सकते हो यूट्राइन इवेंट्स, ओवेरियन हार्मोन लेवल्स, ओवेरियन इवेंट्स एंड देन पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेंस्ट्रुएशन जब हो रहा है या मेंसेस जिसे हम कह रहे हैं, ओके, जो 3 to 5 डेज तक रहता है, इसमें आप देख सकते हो ओवेरियन ओवरी में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो फॉलिकल है वो डेवलप हो रहा है, ओके, तो फॉलिकल यहाँ पे डेवलप होता हुआ दिख रहा है, ओके। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ओवेरियन हार्मोन लेवल्स में यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल दिखा रखा है, और पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स में FSH और LH का लेवल आपको यहाँ पे दिखा रखा है। देन फॉलिकुलर फेज जिसे हम प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे मैच्योर, जैसे डेवलपिंग फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म हुआ, तब जाके यहाँ देख सकते हो आप 14 डे पे ओवुलेशन हो रहा है। ओवुलेशन मैंने आपको कहा था मिड साइकिल पे होता है, तो 14 डे पे ओवुलेशन हो रहा है, दैट मीन्स एग जो है वो रिलीज हो रहा है ओवरी से। तो 14 डे पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो लेवल है पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स, LH और FSH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल काफी राइज हो चुका है, काफी राइज अप, आप देख सकते हो यहाँ पे काफी इंक्रीज हो गया है लेवल, ओके। तो ये ओवुलेशन के टाइम जो है वो FSH और LH का काफी मतलब काफी पीक लेवल पे पहुंच जाते हैं हार्मोन्स। देन लूटियल फेज जिसे हम सिक्रीटरी फेज कह रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉर्पस लूटियम डेवलप हो रहा है, और देन आप देख सकते हो उसके बाद यहाँ पे कॉर्पस लूटियम जो है वो रिग्रेस हो रहा है धीरे धीरे, और उसके बाद यहाँ पे दिखा रखा है नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाती है। इस चार्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. Menstruation या menstruation cycle या menstrual cycle कहूँ तो वो तब स्टार्ट होती है या तभी होती है जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है, मतलब जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो है वो आपस में नहीं मिले होते हैं, तब मेंस्ट्रुएशन होता है। तो अब जब मिलेंगे तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन अगर ओवम और स्पर्म फ्यूज नहीं होते हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तब जाके मेंस्ट्रुएशन होता है। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है, तो इसका मतलब प्रेगनेंसी का इंडिकेशन होता है। और भी बहुत से रीजंस होते हैं या फिर कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिनसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है या मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, जैसे स्ट्रेस अगर ज्यादा ले रहे हो या हेल्थ अच्छी नहीं है, तो उससे भी क्या होता है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो फॉलिकुलर फेज को मतलब मेंस्ट्रुअल फेज फॉलो करता है बाय द फॉलिकुलर फेज। इस फेज पे जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ओवरी में वो बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, जिससे वो फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाए, और साथ ही साथ एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है या एंडोमेट्रियम लेयर होती है यूट्रस की, वो दोबारा मतलब अपने आप को दोबारा जनरेट करती है प्रोलिफरेशन के दौरान। ये जो चेंजेस हैं ओवरी में और यूट्रस में, ये कौन इंड्यूस करता है? ये पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स के लेवल्स में जब चेंजेस आते हैं तो उससे ये इंड्यूस होता है। तो ये जो चेंजेस हैं ओवरी और यूट्रस के, ये इंड्यूस होते हैं चेंजेस बाय द चेंजेस इन द लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स। तो जैसे ही पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स के लेवल्स में चेंज आता है तो ओवरी और यूट्रस में भी चेंजेस देखे जाते हैं। The secretion of gonadotropins, LHS and FSH increases gradually during the follicular phase and stimulates follicular development as well as secretion of estrogens by the growing follicles. Gonadotropins क्या होते हैं? जो gonads पे act करते हैं। अगर मैं बोलूँ मेल की तो बात करूँ तो टेस्टिस, फीमेल की बात करूँ तो ओवरी, ओके। तो जो गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन्स हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है, वो इंक्रीज हो जाते हैं फॉलिकुलर फेज के दौरान और वो फॉलिकुलर डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करते हैं। साथ ही साथ एस्ट्रोजन के सिक्रीशन को भी ये करते रहते हैं बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। तो जो फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं उससे वो क्या करते हैं, फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी स्टिमुलेट हो रहा है, साथ ही साथ उनके एस्ट्रोजन्स जो है वो भी एस्ट्रोजन्स जो है वो सिक्रीट हो रहे हैं इन ग्रोइंग फॉलिकल्स के थ्रू।
दोनों LHS और FSH एक पीक लेवल अटेन करते हैं मिडिल ऑफ साइकिल के दौरान 14th डे। जैसे मैंने आपको दिखाया था LH, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, LH और FSH जो है वो 14 डे पे पीक लेवल पे होते हैं, बहुत ही मतलब वो अटेन कर लेते हैं, काफी उनका लेवल काफी बढ़ जाता है। तो 14 डे मतलब मिडिल ऑफ साइकिल। Rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid-cycle called LH surge induces rupture of Graafian follicle and thereby the release of ovum, ovulation. अब जल्दी जल्दी secrete हो रहा है LH, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ज्यादा secretion हो रहा है तो ज्यादा लेवल बढ़ जाएगा। तो वो कब बढ़ता है ज्यादा लेवल, जब मिड साइकिल होती है 14 डे पे, जिसे हम कहते हैं। और LH क्या करता है, LH इसे LH सर्ज कहते हैं क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज्यादा पीक लेवल पे पहुंच जाता है, जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल का क्या होता है, रप्चर होता है। वो उसे तो मतलब रप्चर कर देता है ग्राफियन फॉलिकल को, LH सर्ज, जैसे LH बहुत बढ़ गया, और उससे क्या होता है, ओवम रिलीज होता है, जिसे हम कहते हैं ओवुलेशन। सो किस हार्मोन की वजह से ओवुलेशन होता है, तो वो LH ही है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि क्या करता है, रप्चर करता है ग्राफियन फॉलिकल को, और फिर क्या होता है, ओवम रिलीज होता है, जिसे हम कहते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन या जो ओवुलेटरी फेज है वो फॉलोड होती है ल्यूटियल फेज से, किसके दौरान, मतलब कब, जब ग्राफियन फॉलिकल्स के कुछ पार्ट्स रह जाते हैं जो ट्रांसफॉर्म करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में, और कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है बहुत ज्यादा अमाउंट प्रोजेस्टेरॉन का, जो कि इंपॉर्टेंट है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए। तो अगर मैं बात करूं यूट्रस में, तो मैंने आपको 3 लेयर्स बताई थी, तो जो एंडोमेट्रियम जो मिडिल लेयर है उसको मेंटेन करने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए प्रोजेस्टेरॉन इंपॉर्टेंट है। तो कॉर्पस ल्यूटियम बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, जिससे क्या हो सके, एंडोमेट्रियम मेंटेन रहे। Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other events of pregnancy. अब जो एंडोमेट्रियम है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, वो इम्प्लांटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइज ओवम जब इम्प्लांट होता है उसके लिए एंडोमेट्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में प्रेगनेंसी के और जो दूसरे इवेंट्स हैं उनके लिए एंडोमेट्रियम इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी के दौरान सारे इवेंट्स जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वो रुक जाते हैं, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल का कोई इवेंट नहीं होता और कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है। In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates. जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है, टूट जाता है। ओके, इसकी वजह से क्या होता है, जब ये टूटता है तो एंडोमेट्रियम डिसइंटीग्रेट हो जाती है और वो मेंस्ट्रुएशन करती है और एक नई साइकिल को मार्क करती है, मतलब एक नई साइकिल देन स्टार्ट होगी। In human beings, menstrual cycles ceases around 50 years of age, that is termed as menopause. Human beings की बात करूं तो 50 साल की एज में जाके menstrual cycle या menstruation रुक जाता है, जिसे हम कहते हैं menopause. Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between menarche and menopause. तो cyclic menstruation जो मैंने आपको बताया 28 to 29 days की साइकिल होती है। तो ये जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन है ये एक इंडिकेटर है कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो नॉर्मल है। और ये जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन है ये किसके बीच में एक्सटेंड करती है, तो मेनार्क और मेनोपॉज। मेनार्क मतलब अगर मैं बोलूं मेंसेस बोलूं इसे, या स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलूं, मेंस्ट्रुएशन बोलूं, और मेनोपॉज के बीच में ये एक्सटेंड करती है साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। कोपुलेशन के दौरान या काइटस में की बात करूं या इंटरकोर्स बोलूं तो सीमेन रिलीज करता है पेनिस, जो कि फिर किसमें इंट्रोड्यूस होता है, वेजाइना में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। मोटाइल स्पर्म्स बहुत जल्दी स्विम करते हैं और वो सर्विक्स को पास करते हैं, यूट्रस में एंटर करते हैं और फाइनली कहाँ पहुंचते हैं, इस्थमस और एम्प्यूला के जंक्शन पे, जिसे हम कहते हैं एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन, वो भी फैलोपियन ट्यूब का। तो फैलोपियन ट्यूब के मैंने आपको पार्ट्स बताए थे। ओके, तो फैलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है ये, लेकिन एक जंक्शन है इस्थमस और एम्प्यूला, इसलिए मैं बोलूँ एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन। तो मोटाइल स्पर्म्स बहुत जल्दी से स्विम करते हैं, सर्विक्स को पास करके एंटर करते हैं यूट्रस में और फाइनली एक जंक्शन पे पहुंच जाते हैं इस्थमस और एम्प्यूला के, जिसे हम कहते हैं एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन फैलोपियन ट्यूब के। जो ओवम है रिलीज हुआ है ओवरी से, वो ट्रांसपोर्ट होता है to the ampullary isthmic junction where fertilization takes place. तो यहाँ पे sperm भी जो है वो ampullary isthmic junction पे पहुंच रहे हैं। ऐसे ही ओवम जो रिलीज हुआ है ओवरी से वो भी ट्रांसपोर्ट होता है ampullary isthmic junction पे, जहाँ पे
फर्टिलाइजेशन होता है। Fertilization can only occur if the ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary isthmic junction. Fertilization तभी होगा जब ओवम या एग और स्पर्म्स जो हैं वो एक साथ ट्रांसपोर्ट होंगे एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे। ये रीजन है कि सारे के सारे इंटरकोर्स या कोपुलेशंस जो हैं वो फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी को लीड नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी कोपुलेशन या मेटिंग हो रही है तो सारे के सारे फर्टिलाइजेशन में नहीं इन्वॉल्व होते हैं और वो प्रेगनेंसी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो व्हेन मेल गैमीट which is known as sperm fuses with an ovum which is a female gamete, the process is known as fertilization. तो यही होता है fertilization, जिसे हम अगर मैं कहूँ fusion of male and female gamete तो एक और टर्म यूज करते हैं syngamy। फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म जो है वो जोना पैलोसिडा के कांटेक्ट में आता है जो कि ओवम की लेयर है, और ये क्या करती है, जैसे कांटेक्ट में आता है स्पर्म जोना पैलोसिडा के कांटेक्ट में जैसे ही आता है जो कि ओवम की लेयर है, वो इस मेम्ब्रेन में चेंजेस ले आता है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मेम्ब्रेन में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से और स्पर्म्स जो हैं उनकी एंट्री ब्लॉक हो जाती है। अब इसकी वजह से ये इंश्योरिटी हो जाती है कि सिर्फ एक स्पर्म ही फर्टिलाइज कर सकता है ओवम को। एक्रोसोम के सिक्रीशंस जो है वो स्पर्म को हेल्प करते हैं कि वो एंटर कर सके ओवम के साइटोप्लाज्म में जोना पैलोसिडा के थ्रू और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। ये इंड्यूस करता है मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी oocyte का। तो ये स्टार्ट कर देता है या इंड्यूस कर देता है कंप्लीशन, जो सेकेंडरी oocyte का मियोटिक डिवीजन है उसको कंप्लीट कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम, ओवम सराउंडेड बाय फ्यू स्पर्म्स। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे स्पर्म्स शो कर रखे हैं। ओके, यहाँ पे ओवम है, ये एग, जोना पैलोसिडा लेयर है। ओके, और ये जोना पैलोसिडा लेयर क्या करती है, ये इंड्यूस करती है चेंजेस मेम्ब्रेन में, जिससे और कोई स्पर्म आके ओवम को फर्टिलाइज ना कर सके। ओके, The second meiotic division is also unequal and results in the formation of a second polar body and a haploid ovum ooted. Soon the haploid nucleus of the sperms and that of the ovum fuse together to form a diploid zygote. अब जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है वो अनइक्वल होता है, वो भी अनइक्वल है, और उसमें क्या, उसकी वजह से क्या फॉर्म होता है, एक सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म होती है और एक हैप्लॉइड ओवम जिसे हम ऊटेड कहते हैं वो फॉर्म होता है। तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड हैप्लॉइड ओवम जिसे हम कहते हैं ऊटेड। फिर जल्द ही हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो होता है स्पर्म का और ओवम का वो एक साथ फ्यूज हो जाते हैं, जिससे वो क्या फॉर्म कर सके, डिप्लॉइड जाइगोट टू विन कंडीशन। One has to remember that the sex of the baby has been decided at this stage itself. तो इसी स्टेज पे जब फ्यूज कर रहा है ओवम का फ्यूजन हो रहा है स्पर्म के साथ, तो यही स्टेज पे बच्चे का सेक्स जो है वो डिसाइड हो जाता है। एज वी नो द क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज XS एंड दैट इन द मेल इज XY। जैसे कि हम सबको पता है कि जो क्रोमोसोम पैटर्न होता है मेल में वो XY होता है और ह्यूमन फीमेल में होता है XX। Therefore, all the haploid gametes produced by the female ova have the sex chromosome X, whereas in the male gametes sperms, the sex chromosome could be either X or Y. Hence, 50% of sperms carry the X chromosome, while the other 50% carry the Y chromosome. तो सारे के सारे haploid gametes जो produce कर रहा है female ova, उसमें सेक्स क्रोमोसोम X होता है, जबकि मेल गैमीट्स में मैंने आपको बताया था XY क्रोमोसोम होते हैं। तो जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो X भी हो सकता है और Y भी हो सकता है। तो 50% चांसेस होते हैं कि स्पर्म जो है वो X क्रोमोसोम कैरी कर रहा है और या 50% जो है वो Y कैरी कर रहा है। तो मैंने आपको बताया 50% चांस है X क्रोमोसोम कैरी करने के लिए और दूसरे 50% चांस है Y क्रोमोसोम कैरी करने के लिए। जब मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज हो जाते हैं तो जो जाइगोट है वो या तो XX कैरी करेगा या XY कैरी करेगा। वो डिपेंड करेगा कि स्पर्म जो है वो क्या कैरी कर रहा है, X कैरी कर रहा है या Y क्रोमोसोम कैरी कर रहा है ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। सो X अगर कैरी कर रहा है तो फीमेल जो ओवम है उसमें तो X ही है, तो XX कंबाइन करेंगे और क्या बनेगा, फीमेल। और अगर स्पर्म कैरी कर रहा है Y
और वो फर्टिलाइज कर रहा है ओवम को, तो XY बनेगा, जिससे क्या होगा, मेल. The zygote carrying XX would develop into a female baby and XY would form a male. जैसे मैंने आपको बताया, zygote जिसमें XX है वो फीमेल बनाएगा, फीमेल बेबी, और XY है वो मेल बेबी फॉर्म करेगा, डेवलप करेगा. माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है जैसे जाइगोट मूव करता है इस्थमस के थ्रू, ओविडक्ट के इस्थमस के थ्रू जैसे ही मूव करता है जाइगोट, तब माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं क्लीवेज टुवर्ड्स द यूट्रस. तो क्लीवेज जिसे हम क्लीवेज कहते हैं, और ये मूव करता है यूट्रस के टुवर्ड्स, और क्या फॉर्म करता है, 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स फॉर्म करता है, जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोमेयर्स. तो माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस स्टार्ट होता है जब जाइगोट मूव करता है ओविडक्ट के इस्थमस के थ्रू, जिसे हम कहते हैं क्लीवेज, टुवर्ड्स द यूट्रस. यूट्रस के टुवर्ड्स मूव करता है, जहां पे ये फॉर्म करता है 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स, जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोमेयर्स. एम्ब्रियो 8 to 16 ब्लास्टोमेयर्स के साथ जो एम्ब्रियो है उसे हम कहेंगे मोरुला. So embryo with 8 to 16 blastomeres is known as morula. Morula कंटिन्यू करता है, डिवाइड करता रहता है, ओके, और वो ट्रांसफॉर्म करता है ब्लास्टोसिस्ट में as it moves further into the uterus. जैसे ही और वो यूट्रस के अंदर और मूव करने लगा, तब वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट में. ब्लास्टोमेयर्स जो होते हैं ब्लास्टोसिस्ट में, वो अरेंज्ड होते हैं एक मतलब आउटर लेयर में, जिसे हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और इनर ग्रुप ऑफ सेल्स, जो इनर ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि अटैच करते हैं ट्रोफोब्लास्ट से, उसे हम कहते हैं इनर सेल मास. तो ब्लास्टोमेयर्स जो प्रेजेंट है ब्लास्टोसिस्ट में, वो अपना अरेंजमेंट करते हैं इस तरह से कि जो आउटर लेयर है वो ट्रोफोब्लास्ट होती है, और जो अंदर के ग्रुप के सेल्स हैं वो ट्रोफोब्लास्ट के साथ अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और वो क्या फॉर्म करते हैं, इनर सेल मास. ट्रोफोब्लास्ट लेयर फिर अटैच हो जाते हैं एंडोमेट्रियम से, और जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएटेड हो जाता, मतलब डिफरेंशिएट करता है अपने आप को एम्ब्रियो में. जो यूट्राइन सेल्स हैं वो बहुत जल्दी रैपिडली डिवाइड करती हैं और ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती हैं. इसका रिजल्ट ये होता है कि ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एंडोमेट्रियम में बरीड या एम्बेडेड हो जाता है. मतलब जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम है उसमें ब्लास्टोसिस्ट क्या हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है या बरीड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन. और ये जो इम्प्लांटेशन जैसे हुआ वो लीड करता है प्रेगनेंसी को. Now you can see the diagram of transport of ovum, fertilization and passage of growing embryo through fallopian tube. तो यहाँ पे देखिए आप किस तरह से डायग्राम में शो कर रखा है. स्पर्म्स फ्यूज कर रहे हैं ओवम को, ठीक है, ब्लास्टोमेयर्स फॉर्म हो रहे हैं, ब्लास्टोमेयर्स से फिर 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, फिर यहाँ पे क्या बन रहा है, मोरुला बना, ओके. फिर यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने शो कर रखा है यहाँ पे बहुत सारे सेल्स, यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हुआ, ओके, आउटर लेयर जिसे ट्रोफोब्लास्ट का, फिर ये जो अंदर का है इनर सेल मास, ये डिफरेंशिएट होता है एम्ब्रियो में, मतलब डिफरेंशिएट होता है और एम्ब्रियो फॉर्म करता है. और जब ये ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हो जाता है, जब मोरुला ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, फिर एम्बेडेड हो जाता है एंडोमेट्रियम वॉल में. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंडोमेट्रियम वॉल में ब्लास्टोसिस्ट किस तरह से एम्बेडेड हो रहा है. It leads to या that leads to implantation, और implantation क्या बताता है, pregnancy. So let's start with our topic, pregnancy and embryonic development. Implantation होने के बाद ट्रोफोब्लास्ट पे finger like projections दिखने स्टार्ट होते हैं, जिसे हम कहते हैं chorionic villi, और ये किससे सराउंडेड होते हैं, यूट्राइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से. chorionic villi और यूट्राइन टिश्यू आपस में लॉक हो जाते हैं और एक साथ ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट फॉर्म करते हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियो, फीटस और मैटरनल बॉडी जिसे प्लेसेंटा कहते हैं उसके बीच में. प्लेसेंटा ऑक्सीजन सप्लाई करने में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करने में हेल्प करता है, मतलब एम्ब्रियो को. साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल जो एम्ब्रियो बना रहा है उसे रिमूव करने में भी प्लेसेंटा हेल्प करता है. प्लेसेंटा कनेक्टेड होता है एम्ब्रियो से, किसके थ्रू, एम्बिकल कॉर्ड के थ्रू, जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियो से जो सब्सटेंसेस हो रहे हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन, और एम्ब्रियो तक ट्रांसपोर्ट कराता है सब्सटेंसेस को एम्बिकल कॉर्ड. Placenta also acts as an endocrine tissue and produces several hormones like human chorionic gonadotropin, short form is HCG,
ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, शॉर्ट फॉर्म HPL, एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टोजेंस एटसेट्रा। तो प्लेसेंटा एक तरह से एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करता है और बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन है, एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टोजेंस जैसे प्रोजेस्ट्रॉन होता है वैसे जो मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को और फर्दर ओव्यूलेशन नहीं होने देता है। लेटर फेज, प्रेगनेंसी का जो लेटर फेज होता है उसमें एक हार्मोन जिसे कहते हैं हम रिलैक्सिन, वो भी सिक्रीटेड होता है ओवरी से। ओवरी सिक्रीट करती है रिलैक्सिन हार्मोन इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। HCG, HPL और रिलैक्सिन जो है वो विमेन में तभी बनेंगे जब प्रेगनेंसी हो। तो प्रेगनेंसी के दौरान ही HCG, HPL और रिलैक्सिन जो है वो वुमेन में प्रोड्यूस होंगे। एक और चीज ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल्स ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टोजेंस, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एटसेट्रा आर इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड। प्रेगनेंसी के टाइम बहुत से और हार्मोन्स के लेवल्स जैसे कि एस्ट्रोजन से, प्रोजेस्टोजन से, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं मैटरनल ब्लड में बहुत सारे फोल्ड्स को। तो बहुत सारे फोल्ड्स इंक्रीज हो जाते हैं मैटरनल ब्लड में। Increased production of these hormones is essential for supporting the fetal growth, metabolic changes in the mother and maintenance of pregnancy. अब इन हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है जिससे फीटल ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। फीटस जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो फीटस है, उसकी ग्रोथ को सपोर्ट कर सके हार्मोन्स, जो भी मेटाबॉलिक चेंजेस आ रहे हैं मदर में उसको सपोर्ट कर सके। साथ में प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए हार्मोन्स एसेंशियल होते हैं। Now you can see the diagram of human fetus within the uterus. तो यहाँ पे इन्होंने ये placental villi दिखा रखा है, finger like projections, okay. Then this is the cavity, ये red वाला part cavity है uterus का. This is the yolk sac. This is the embryo, developing embryo. This is the plug of mucus in cervix. This is the umbilical cord with its vessels. ये umbilical cord है, इससे placenta attached होता है और यहीं से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई होता है placenta के थ्रू। Okay, so this is the overall view of the human fetus within the uterus. Immediately after implantation, the inner cell mass embryo differentiates into an outer layer called ectoderm and an inner layer called endoderm. इम्प्लांटेशन होने के फौरन बाद जो इनर सेल मास जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं वो डिफरेंशिएट होता है बाहर की लेयर में जिसे हम कहते हैं एक्टोडर्म और अंदर की लेयर जिसे हम कहते हैं एंडोडर्म। मीसोडर्म जो है वो जल्दी से दिखना शुरू हो जाता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। ये जो 3 लेयर्स हैं, यही 3 लेयर्स जो है वो सारे के सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स जो है उन्हें देती है एडल्ट्स में। जो इनर सेल मास होता है वो ऐसे कुछ सेल्स कंटेन करता है जिन्हें कहते हैं स्टेम सेल्स, और ये जो स्टेम सेल्स होते हैं इनके पास पोटेंसी होती है या एबिलिटी होती है जिससे ये सारे के सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स को फॉर्म कर सके। ह्यूमन बींग्स में 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद एम्ब्रियोज का जो हार्ट है वो फॉर्म होता है। जो फर्स्ट साइन होता है ग्रोइंग फीटस का वो कैसे नोटिस किया जाता है, हार्ट साउंड सुन के नोटिस किया जाता है फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस, वो भी स्टेथोस्कोप के जरिए। सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के एंड में फीटस जो है वो डेवलप हो जाता है, उसके मतलब फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स। तो फीटस में लिम्स डेवलप हो जाते हैं, डिजिट्स डेवलप हो जाते हैं और 12 वीक्स के एंड पे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहलाता है उसमें बहुत से मेजर ऑर्गन सिस्टम्स बन जाते हैं जैसे कि लिम्स और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स जो है वो अच्छे खासे डेवलप हो जाते हैं। फर्स्ट मूवमेंट जो है फीटस की और जो हेड पे जो हेयर का अपीयरेंस है वो 5th मंथ पे देखा जाता है। 24 वीक्स के एंड में जिसे हम सेकंड ट्राइमेस्टर कहते हैं, जो बॉडी है वो पूरी कवर्ड हो जाती है फाइन हेयर से, आईलिड्स सेपरेट हो जाते हैं, आईलैशेस बन जाती हैं और 9 मंथ्स के एंड पे प्रेगनेंसी के फीटस इतना फुली डेवलप्ड हो जाता है और डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन।
जो एवरेज ड्यूरेशन होता है ह्यूमन प्रेगनेंसी का वो 9 मंथ्स का होता है, जिसे हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। यूट्रस में या यूट्रस का विग्रस जल्दी मतलब बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्शन जो होता है यूट्रस का एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी का एंड होता है तब क्या होता है, यूट्रस का विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है यूट्रस प्रेगनेंसी के एंड पे, जो कि क्या करता है, एक्सपल्शन या फीटस की डिलीवरी में हेल्प करता है। इस डिलीवरी को या जो फीटस का डिलीवरी हो रही है या सिंपल चाइल्ड बर्थ को ही हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन। तो ये जो प्रोसेस है फीटस की डिलीवरी का या सिंपल जो प्रोसेस है चाइल्ड बर्थ का, उसे हम कहते हैं पार्चुरेशन। और जबकि ये जो 9 महीने का पीरियड है प्रेगनेंसी का, उसे हम कहते हैं गैस्टेशन या जेस्टेशन पीरियड। Parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism. Parturition जो चाइल्ड बर्थ है, जो प्रोसेस है चाइल्ड बर्थ का, वो इंड्यूस्ड होता है कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म से। जो सिग्नल्स है पार्चुरेशन के वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो वो फुल्ली डेवलप फीटस जो है वहां से ओरिजिनेट होता है। पार्चुरेशन के लिए सिग्नल्स जो होते हैं वो फुल्ली डेवलप फीटस देता है। And the placenta which induce mild uterine contractions called fetal ejection reflex. और जो placenta है वो mild uterine contractions को induce करता है, जिन्हें हम कहते हैं fetal ejection reflex. ये सब जो है ये जो complex neuroendocrine mechanism है, ये trigger करता है ऑक्सीटोसिन का रिलीज from the maternal pituitary. तो जो मदर में जो pituitary gland है उससे क्या होता है, रिलीज ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और ये ऑक्सीटोसिन जो है ये यूट्राइन मसल पे एक्ट करता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जो कि फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन करता है। तो वो फर्दर स्टिमुलेट करता है कि और ज्यादा जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रीशन हो। ये जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बीच और ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन के बीच में, जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स है ये स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से बेबी जो है वो यूट्रस से बाहर आता है थ्रू द बर्थ कैनाल, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पार्चुरेशन। Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. जैसे ही infant डिलीवर हो जाता है, बेबी जो है वो डिलीवर हो जाता है, तो प्लेसेंटा भी जो है वो साथ साथ यूट्रस से बाहर निकल आती है। The mammary glands of the female undergo differentiation during pregnancy and starts producing milk towards the end of pregnancy by the process called lactation. तो mammary glands जो होते हैं फीमेल के, वो differentiation process में जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान और मिल्क को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। किस प्रोसेस के थ्रू? लैक्टेशन के थ्रू। ये हेल्प करता है मदर को कि वो अपने न्यूबॉर्न को फीड करा सके। ये जो मिल्क प्रोड्यूस होता है शुरू के दिनों, ये जो लैक्टेशन के शुरू के दिन में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रम, और ये जो कोलेस्ट्रम है उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो कि एक तरह से रेजिस्टेंस डेवलप करती है न्यूबॉर्न बेबीज के लिए, इन्फेक्शंस के अगेंस्ट और डिजीज के अगेंस्ट। Breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by doctors for bringing up a healthy baby. डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, जो इन्फेंट ग्रोथ का इनिशियल पीरियड है उस दौरान ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, जिससे बेबी का डेवलपमेंट अच्छे से हो और हेल्दी बेबी रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।